धन्यवाद योगेश जी। आप सभी ने भोजन से पहले बहुत ही सुंदर बातें सुनी, क्योंकि वो रचनाकारों की बातें थी। रचनाकार हमेशा ही लुभाते हैं और आलोचक हमेशा ही थोड़ा सा कटु होने की कोशिश करते हैं, पता नहीं क्यों। उनकी और रचनाकार कटुता की दृष्टि से देखते हैं। मैं अपनी बातें अपने साथी वक्ताओं की बातों में शामिल करते हुए रखूंगा। विहार ने कहा कि रचना या कविता उपयोगिता से बनती है। मैं उसमें ये बात जोड़ता हूँ कि आलोचना उपयोगितावाद को पहचानती है। रचनाकार जिस उपयोगिता के लिए रचना को लिख रहा है, यदि आलोचक के पास विवेक नहीं है तो वो उसकी आलोचना की उपयोगिता या उपयोगितावाद को पहचान नहीं सकता। रचना भूख से लिखी जाती है। आलोचक रचना में शामिल हुई भूख के सिरों को पहचानता है। इस भूख में किसकी भूख को दरकिनार कर दिया गया है, अच्छी आलोचना इसको पहचान लेती है। अनुपम ने कहा कि आलोचना या रचना जो है वो सहज परिकल्पना से आती है और बहुत सारी चीज़ों को उसमें शामिल कर लेती है, जिसमें उन्होंने एक तरह की अंतः संरचना की बात की। मैं ये मानता हूँ कि आलोचना जो प्रिविलेज हैं उनकी रचना में उपस्थिति को भी पहचानती है, और वो प्रिविलेज क्यों हासिल कर रही है कोई रचना, इसके भी सिरे को समझने की कोशिश करती है। साथी कवियों ने ये बात कही कि कविता में भाषा की कलात्मक ऊंचाई को हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जो सामान्य बोलचाल की भाषा में नहीं आती। मुझे लगता है कि क्या यह ऊंचाई या इस ऊंचाई को प्राप्त न करने की इच्छाएं क्या हमारे कवि, जो हमारा कवि मन है, जो कहीं ना कहीं एक तरह के श्रेष्ठता बोध से जुड़ जाता है हमारे पाठकों की वाह वाह से, तो क्या वो कलात्मक ऊंचाई जिसको हम हमारी पुरानी कविता में सिद्धों की कविता से, फिर रीतिकाल को भी जिस वजह से हम गिराते हैं, क्या वो कलात्मक ऊंचाई रचना के काम की चीज नहीं है? क्या उसको यूं ही छोड़ देना चाहिए? इस पर भी हमें विचार करना चाहिए, और अच्छी आलोचना इस पे विचार करती है। क्या रचना ईश्वरीय अनुकंपा से आती है? ऐसी बातें जो ईश्वरीय अनुकंपा से जुड़ी होती हैं, ये हमारा जो संस्कृत का पूरा आलोचना क्रम है, जिसमें भरतमुनि से लेके और विश्वनाथ तक सब ने ये कहा कि ये एक उन्माद है, ये किसी के मन में अनायास ही आता है। यह मुझे लगता है कि एक खास वर्ग को रचना कर्म से दूर रखने के लिए ऐसा किया गया है, क्योंकि आप अन्न उगाते हैं, आप कविता पैदा करने की उम्मीद आपसे नहीं रखी ऐसी शास्त्रीय आलोचना ने, इसलिए उसने आपको एक ऐसी प्रणाली से जोड़ा जो किसी आध्यात्मिक चेतना या ईश्वरीय चेतना से जुड़ती थी। कविता सत्य को पकड़ने की कोशिश करती है। जैसा आपने कहा, आलोचना रचना में इस्तेमाल हुए या रचना में आए सत्य के संबंध में जानने की कोशिश करती है कि ये सत्य किसका है और कितना है। कवियों को सुना हमने, कवियों ने कहा अपनी बातों में कि उनको लगता है कि वे कभी कभी लगता है कि वे कुछ नहीं कर रहे और कभी वे कविता कर रहे होते हैं। जितने आलोचकों को मैं जानता हूँ या जिनको मैंने पढ़ा है, कहीं भी मैंने उनके बारे में या उनका जो उन्होंने जो अपने संबंध में लिखा है, कहीं मैंने ऐसा नहीं पढ़ा कि वो उन्होंने ऐसा लिखा हो कि वो कभी भी कुछ नहीं कर रहे होते। आलोचक को ये स्पेस ही नहीं होता कि वो कभी कुछ ना करे, क्योंकि बहुत सारी रचनाओं के भूसे से उसे एक सुई ढूंढनी है, तो उसके पास ये स्पेस ही नहीं है कि वो ऐसी बातें कह सके। आज का जो समय है, मैं अपनी बातों की ओर आता हूँ। आज का जो समय है निसंदेह विषमताग्रस्त है, नैतिक मूल्यों का संकट है, और समाज में हर तरह की रचना जिसमें जनता के सवाल हैं उसके सामने प्रश्न चिन्ह की तरह है। तो क्या हम कुछ सवालों के सहारे आलोचना को समझ सकते हैं? क्या आलोचना सुंदर और महान विचार से पैदा होती है, या सुंदर और महान विचार को सामने लाने के लिए ही लिखी जाती है? इस पर हमें सोचने की जरूरत है कि क्या आलोचना
समाज और जो सृजित है यानी जो क्रिएटर है उसके बीच के संबंधों को सामने लाने के लिए लिखी जाती है, या फिर समाज के जो वर्गीय अंतर्विरोध हैं उनको सामने लाने के लिए लिखी जाती है। मुझे लगता है कि आलोचना इन सारे सवालों से टकराते हुए लिखी जाती है। मुझे जब हमारे साथी बोल रहे थे तब मुझे यह भी लग रहा था कि आलोचना का काम दरअसल वही है जो एक रचनाकार का कर्म है। आलोचक भी अपने अपने लेखन से रचना के उन्हीं बिंदुओं तक पहुंचने का प्रयास करता है जहां तक एक रचनाकार अपनी भाषा के सहारे पहुंचने का प्रयास करता है। कविता के संबंध में, जैसा कि आपका सवाल है योगेश जी, कविता के संबंध में एक आलोचक के तौर पर मैं क्या सोचता हूँ, मुझे कुंवर नारायण की एक कविता याद आती है जो मैं कविता के संबंध में आपके सामने रखना चाहता हूँ। उनकी कविता है, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेहतर कसता चला गया, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? मैं कविता के संबंध में समझता हूँ कि जिस कवि को अपनी भाषा को बरतने का सलीका नहीं है, उसको दरअसल कविता का क्षेत्र उसके लिए नहीं है। दरअसल रचना क्रम का कोई भी अंग उसके काम का क्षेत्र नहीं है। रचना जितनी कला है, जैसे हम कहते हैं कि रचना एक कला का काम है, जैसे मूर्ति बनाना, संगीत रचना, नृत्य करना, ऐसे ही कविता लिखना या कहानी लिखना, उपन्यास लिखना एक कला का काम है। लेकिन कला के संबंध में हमारे सामने सवाल यह होता है कि उसमें हम जिंदगी के शिल्प को कैसे रच रहे होते हैं, और आलोचना जिंदगी के शिल्प को पहचानते हुए उससे निर्मित होने वाली संस्कृति की भी पहचान करती है। क्या हमारी जो आलोचना का इतना बड़ा इतिहास है जो भरतमुनि से शुरू होता है और हाल फिलहाल तक चला आता है, क्या उसमें हमारे पास उन कवियों के लिए स्थान नहीं था जिनको साहित्य के इतिहासों से बाहर कर दिया गया? यदि उनको साहित्य के इतिहासों से बाहर कर दिया गया तो उसकी कुछ वजह रही होंगी। हम किसी भी आलोचक को, किसी भी इतिहासकार को यह कहकर कमतर तो आंक सकते हैं कि इसने फलां को शामिल किया, फलां को शामिल नहीं किया, लेकिन हम वहाँ ऐसा सोचते हुए ये भूल जाते हैं कि जिसको शामिल किया गया है उसके शिल्प और उसके संस्कृति निर्माण में के संबंध में उपयोग किए गए टूल्स, जो आलोचना के टूल्स हैं, वे हमारे आज भी काम के हैं या नहीं? क्या रामचंद्र शुक्ल आज हमारे काम के हैं या नहीं भी? यह कविता को पढ़ते हुए भी, की आलोचना को पढ़ते हुए भी, ये इन सवालों के संबंध में हमें बात करनी चाहिए। आलोचना कोई एक व्यक्ति निर्मित नहीं करता। जैसे रचना के संबंध में कहा जाता है कि इसे कोई एक व्यक्ति निर्मित करता, आलोचना विवेक कोई एक व्यक्ति निर्मित नहीं करता। क्या हम लेखक की मृत्यु का जो सवाल रूलाबार्थ में उठाया, उससे पहले इस तरह के सवाल के संबंध में सोचने की क्षमता रखते थे? या एलन टेट ने जिसने रचना के भीतर तनाव के संबंध में बातें की, या एम्सन्स ने जिसने चरण टाइप ऑफ इन्विटी लिखी कि सात तरह के समीकरण से रचना को हम पढ़ सकते हैं, या देरिदा ने जिसने पाठ और कुपाठ के रास्ते खोले रचना के दिन और अध्यापन के। तो क्या ये सारी चीजें आलोचना के संबंध में किसी एक व्यक्ति का दाय है? क्या एक व्यक्ति
यूं ही अनायास ऐसा कर लेता है, ये आलोचना के संबंध में मुझे लगता है, मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि ऐसा नहीं होता। आलोचना के संबंध में एक तथ्य यह भी है कि वह या तो होती नहीं, या होती है तो बहुत ही व्यक्तिगत किस्म के खतरों को अपने भीतर समाहित किए रहती है। आप किसी रचना के संबंध में दोनों पक्षों को शामिल नहीं कर सकते। या तो आप उसको बिल्कुल ही खारिज करने के लिए आलोचना लिखते हैं, या फिर उसको आप बहुत ही इस्टेब्लिश करने के लिए आलोचना लिखते हैं। लेकिन आलोचक, ईमानदार आलोचक अपनी खारिज करने की परंपरा में या प्रशंसा करने की परंपरा में अपने टूल्स के साथ बहुत ईमानदार होता है। हम उसके आलोचना को पढ़ते हुए जिस संबंध में हम उसको अलग ढंग से आलोचित करते हैं या अलग ढंग से देखने की एक नजरिया विकसित करते हैं, वहाँ हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि क्या वो रचनाकार अपने पूरे आलोचना क्रम में क्या ईमानदार रहा है। जैसा कि अनुपम ने भी कहा कि रचना को कहाँ किस लोकेशन से खड़े होकर हम देख रहे हैं, ये आलोचना के संबंध में भी लागू होता है। जैसा बक्सर आपको दिल्ली से दिखाई देगा, ऐसा बक्सर आपको बक्सर से दिखाई नहीं देगा। जैसा कुरुक्षेत्र आपको चंडीगढ़ से दिखाई देगा, ऐसा कुरुक्षेत्र आपको पीपली से दिखाई नहीं देगा। तो आलोचना कहाँ से देख रही है, आलोचना में भाषा को और भाषा के भी लिंग को कैसे इस्तेमाल किया हमारे आलोचकों ने, यह आलोचना ने ही हमें सिखाया है। लंका वगैरह ने यह काम किया कि ये जो कविता की भाषा है, क्या ये स्त्री विरोधी भाषा है, क्या ये खास समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया। और भारतीय के संबंध में ऐसा बहुत, जिस किताब को कहते हैं कि लाखों प्रतियां दिनों दिन बिक गई, इस किताब की बाद में आलोचना इस वजह से हुई कि वो किसी एक समुदाय को लाभ पहुंचाने का काम करती है। उसमें जो शामिल, उसमें जो भारत शामिल है, उसमें जो लोग शामिल है, उसमें एक समुदाय के लोग गायब हैं। आलोचना ये काम करती है कि ऐसे गायब लोगों को रचना के बीच से पहचानती है। जो आलोचना ईमानदार नहीं है वो इसके साथ समझौता करती है। मुझे लगता है कि हमें उस आलोचना की तलाश करनी चाहिए जो ईमानदार है। जैसे रचना केवल इतिवृत्त से नहीं लिखी जाती, इतिहास बोध से नहीं लिखी जाती, ऐसे ही आलोचना भी केवल इतिहास बोध से नहीं लिखी जाती। मैं ये मानता हूँ कि जैसे कवि के लिए जो कवि अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है, उसकी रचना बिकाऊ होने से बच जाती है। ऐसे ही जो आलोचक अपने टूल्स का सम्मान करता है, उसकी आलोचना भी प्रशस्ति होने से बच जाती है। प्रशस्ति में की गई कोई भी आलोचना मैं उसे आलोचना नहीं मानता। कविता के संबंध में कुछ बातें मैंने नोट की थी, समय भी 10-12 मिनट का है, तो उन बातों को जब मैं कवियों के संबंध में अपनी बातें रखूंगा तो मैं वहाँ शामिल करूंगा। मुझे लगता है कि मैंने आपके सारे सवालों को समझने का प्रयास किया है। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। शुक्रिया।